हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हमने इस चैनल पर शुरू कर दी है अर्थशास्त्र की क्लासें, यानी कि इकोनॉमिक्स की क्लासें। और ये इकोनॉमिक्स की क्लासें होंगी दोस्तों 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो भी सिलेबस होगा वो होगा एनसीईआरटी पे बेस्ड, यानी कि 12वीं क्लास में जो भी एनसीईआरटी की बुक्स चलती हैं उसी बुक्स का जो सिलेबस है उसी सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पे आपको कक्षाएँ प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र के इंट्रोडक्शन के बारे में। जो एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें भी आपका जो पहला चैप्टर है वो है अर्थशास्त्र का परिचय। यानी कि अगर आप कोई नई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस नई चीज़ को पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा होगा और वो चीज़ है क्या जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तब जाके आप अंदर की चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज हम वही चीज़ें जानने वाले हैं, तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अर्थशास्त्र ये शब्द है, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो मैंने लिखा हुआ है अर्थशास्त्र। अगर हम इस शब्द को तोड़ें, अर्थशास्त्र जो हमने लिखा हुआ है, अगर इस शब्द को तोड़ें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो पहला शब्द है आपका अर्थ और दूसरा है आपका शास्त्र। यहाँ पे जो अर्थ है उसका मतलब है दोस्तों पैसा, और जो शास्त्र है उसका मतलब या उसका मीनिंग जो होता है वो होता है नियम। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो अर्थशास्त्र है वो पैसे का नियम है, या हम ये कह सकते हैं अर्थशास्त्र जो है वो है धन का अध्ययन, यानी कि पैसे का अध्ययन करना। लेकिन दोस्तों, अर्थशास्त्र केवल इतना ही नहीं है। अर्थशास्त्र जो है वो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है। खाली ये नहीं है कि अर्थशास्त्र अगर हमने धन का अध्ययन कर लिया, पैसे का अध्ययन करना, हमें ये पता चल गया कि पैसे को कैसे किस जगह पे लगाना है, वो हम सीख गए तो हमने अर्थशास्त्र के बारे में सीख लिया। नहीं, अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं वो लगभग सभी क्षेत्रों में फैली हुई हैं। तो एक्चुअल में अर्थशास्त्र किसे कहेंगे वो मैं अब आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल की सहायता से। इसके बाद दोस्तों आप कम से कम ये समझ जाएंगे कि अर्थशास्त्र आखिर कहेंगे किसे, क्या होता है अर्थशास्त्र। तो समझते हैं दोस्तों। तो मान लीजिए कि मैंने आपको दिए दोस्तों 5,000 रुपये, ठीक है। या मान लो कि आपकी जो 5,000 रुपये हैं वो एक महीने की इनकम है। मैंने आपको दिए 5,000 रुपये और मैंने आपसे ये कहा कि आपकी एक महीने की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो आपको पूरी करनी है इन 5,000 रुपये में, ठीक है। अब मैं आपके ज़रूरतों की बात करूं तो आपको क्या क्या ज़रूरतें हैं आपकी, अगर वो देखूं तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा क्या, जो आपकी ज़रूरत है वो क्या है, भोजन, ठीक है। ठीक है, भोजन तो चाहिए भाई जिंदा रहने के लिए, खाना। उसके बाद चाहिए भाई क्या, कपड़ा। नंगे थोड़ी घूमेंगे यार, कपड़ा तो चाहिए बदन में, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए क्या, घर। रोड पे फुटपाथ पे तो रह नहीं सकते, इसलिए घर तो चाहिए। उसके बाद घर भी मिल गया, फिर आपको चाहिए शिक्षा। बिना शिक्षा के आज के इस युग में टिक पाना असंभव जैसा है, शिक्षा तो चाहिए ही आपको। फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें मिल गई, फिर आप कहेंगे यार मुझे एक मोबाइल भी चाहिए। मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, बाकी ये चीज़ें मिले ना मिले मोबाइल चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए। फिर कहेंगे चलो मोबाइल भी आ गया, फिर हमको चाहिए भाई क्या, गाड़ी भी चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो मांगे हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। भोजन भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, घर भी चाहिए, शिक्षा भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। फिर आपको अपने हिसाब से कुछ और अलग चीज़ चाहिए होगी, ठीक है। किसी को कुछ और चाहिए होगा। तो जो 5,000 रुपये हैं, उन 5,000 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी क्या, आपको भोजन भी मिल जाए, कपड़ा भी मिल जाए, घर भी मिल जाए, शिक्षा भी मिल जाए अच्छी, मोबाइल भी मिल जाए अच्छा, गाड़ी भी मिल जाए। तो 5,000 रुपये में ये चीज़ें मिलना क्या संभव नहीं है, ठीक है। तो अब अर्थशास्त्र क्या कह रहा है वो समझे। अर्थशास्त्र ये कह रहा है कि जो आपकी ये इनकम है ये कैसी है, सीमित है। यानी कि जो ये इनकम है वो आपकी ना ही बढ़ेगी ना ही घटेगी। मतलब एक महीने में आपको केवल क्या मिलेंगे, 5,000 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। ये क्या आपकी जो इनकम है क्या है, फिक्स्ड है। यानी कि जो ये संसाधन कैसा है, ये सीमित संसाधन है। सीमित का मतलब फिक्स्ड, ये ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा, ये लिमिटेड है आपके पास, ठीक है। अब अर्थशास्त्र ये कह रहा है कि इन सीमित संसाधन जो आपके पास ये है, जो इनकम है, उसको इस तरह से बांटो। मतलब तुम्हें ऐसा दिमाग लगाना है कि
जो 5,000 रुपये हैं उनको इस तरह से बांटो कि आपकी ये सारी ज़रूरतें पूरी ना हो, लेकिन जो आपकी बेसिक नीड है, जो आपकी मूलभूत सुविधा है, जो आपको मूलभूत चीज़ें चाहिए, कम से कम वो पूरी हो जाए। तो अगर हम 5,000 रुपये में बात करें मूलभूत सुविधाओं की, जो हमारी बेसिक नीड है वो क्या है, तो 5,000 रुपये में हमको सबसे पहले अगर हमारी जो बेसिक नीड है, जो हमको चाहिए ही चाहिए, वो क्या चाहिए भाई, हमको सबसे पहले भोजन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बिना भोजन के तो जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, भोजन चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद आप ये नहीं कि आपको जो भोजन है वो भी ऐसा चाहिए 5 स्टार का चाहिए, अच्छे रेस्टोरेंट का चाहिए, ये नहीं। भोजन मतलब, भोजन से ये मतलब कि आपको कम से कम 3 टाइम का खाना मिल जाए, यानी कि आपको एक दिन में एक व्यक्ति को जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है उतनी कैलोरीज भोजन में हो, उतना भोजन आपको मिल जाए। ठीक है, भोजन मिल गया। फिर आपको जो बेसिक नीड है आपकी वो क्या है होनी चाहिए, उसके बाद होना चाहिए आपको कपड़ा। ठीक है, कपड़ा भी ये नहीं कि आपको ब्रांडेड कपड़ा चाहिए, कपड़ा इतना हो कि आपका जो बदन है वो ढक सके, सर्दी या गर्मी की मार से आपको बचा सके, उतना कपड़ा होना चाहिए आपके पास। फिर उसको पास जो आपकी बेसिक नीड है तीसरी, वो होगी आपकी घर। मतलब ऐसा घर तो हो आपके पास जहाँ से अगर बारिश हो तो उसमें बच के रह सके, आप धूप हो तो उसमें बच के रह सके, अगर आप किराए में रह रहे हैं तो कम से कम उतना किराया दे सके कि धूप बारिश से बच सके, ऐसा घर तो हो। ठीक है, उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण आपको चाहिए वो आपकी बेसिक नीड जो है वो है शिक्षा, यानी कि शिक्षा तो आपको चाहिए ही चाहिए। शिक्षा, ऐसी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा, यानी कि अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, मान लो आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलते हैं, तो अगर आप 10 दिन काम पे नहीं गए या 5 दिन काम पे नहीं गए तो आपकी सैलरी कटती है। तो कम से कम आपको ये तो पता हो कि अगर मैं 5 दिन काम पे नहीं गया तो मुझे आखिर कितनी सैलरी मिलेगी। इतनी शिक्षा तो आपके पास होना चाहिए, इतनी नॉलेज होनी चाहिए, मतलब वो उसे कहेंगे बेसिक शिक्षा। उसके बाद आपको जो चाहिए वो आपको चाहिए स्वास्थ्य, यानी कि आपका अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए तो कम से कम आप डॉक्टर को दिखा सके, तो 5,000 में कम से कम ये चीज़ें तो हो जाएंगी। ठीक है, भले ही अच्छी तरह से ना हो लेकिन कुछ हद तक तो हो जाएंगे। ठीक है, तो अर्थशास्त्र यही कह रहा है, अर्थशास्त्र ये कह रहा है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन है, जो आपके पास जो फिक्स्ड इनकम है, जो न बढ़ रही है न घट रही है, फिक्स्ड है, हर महीने उतना ही मिल रहा है, तो उसको कम से कम इस तरह से बांटो, इस तरह से उसको डिवाइड करो कि आपकी जो असीमित मांग है, ये जो मांगे कैसी हैं आपकी असीमित मांग है, आपको मोबाइल भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए और ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो ये सब मांगे क्या है आपकी असीमित मांग है, अनलिमिटेड मांगे हैं, वो पूरी नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास जो पैसा है वो फिक्स्ड है। तो आप अर्थशास्त्र क्या कह रहा है, जो फिक्स पैसा है उसको इस तरह से बांटो कि आपकी जो असीमित मांगे हैं, ये बहुत सारी मांगे हैं, वो कुछ हद तक पूरी हो जाए। सारी पूरी नहीं होंगी लेकिन कुछ हद तक, मतलब कि ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। मोबाइल नहीं मिले, गाड़ी ना मिले, फ्रिज टीवी ये चीज़ वो चीज़ ना मिले, लेकिन आपको कम से कम आपकी जो बेसिक नीड है वो आपकी पूरी हो जाए। तो यही जो पूरा चक्र है यही कहलाता है दोस्तों अर्थशास्त्र, इसी को हम कह रहे हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र हमको यही बताता है कि जो सीमित संसाधन है उसको इस तरह से बांटें कि हमारी जो असीमित मांग है, जो अनलिमिटेड मांग हमारी है, वो कुछ हद तक पूरी हो जाए। सब पूरी नहीं हो सकती लेकिन कुछ हद तक पूरी हो जाए, ये कहता है अर्थशास्त्र। अब हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का सही मायने में अर्थ क्या है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं दोस्तों अर्थशास्त्र का सही मायने में अर्थ क्या है। तो अगर मैं बात करूं इंडिया के इकोनॉमी की, ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, यानी कि जो संसाधन है वो कैसे हैं, सीमित है। ठीक है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनकी जो मांगे हैं वो कैसी हैं, असीमित हैं, बहुत ज़्यादा मांगे हैं। तो संसाधन सीमित है, मांग ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या किया जाए। तो अर्थशास्त्र हमको यही सिखा रहा है ऐसे में कि क्या करना चाहिए। तो अर्थशास्त्र कह रहा है कि तुम्हारे पास जो सीमित संसाधन है ना, जो तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उनको क्या करो, तुम उनका क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो, यानी कि उनको इतने अच्छे ढंग से बांटो कि जो असीमित मांगे हैं लोगों की वो पूरी हो सके। ठीक है, कुछ हद तक पूरी हो सके। ठीक है, सारी पूरी नहीं होंगी लेकिन कुछ हद तक पूरी हो जाए।
तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र कह रहे हैं। ठीक है, तो यही है पूरा अर्थशास्त्र। इसी पूरे चक्र को क्या कह रहे हैं, अर्थशास्त्र कह रहे हैं। यानी कि जो सीमित संसाधन है, ठीक है, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा था कि हमारे पास सीमित संसाधन थे 500 रुपये, ठीक है, वो 5000 रुपये हमारे पास सीमित संसाधन थे फिक्स, और हमारी जो मांगे थी वो बहुत ज़्यादा थी, हमको मोबाइल भी चाहिए था, गाड़ी भी चाहिए, फ्रिज भी, टीवी भी, ये भी वो भी, तो वो तो हम 5000 रुपये में खरीद नहीं सकते। अब हमें क्या करना है, जो हमारी बहुत सारी मांगे हैं उसमें से हमको बहुत ज़्यादा चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड है, कम से कम वो तो मिल जाए। तो हमने क्या करा, उन 5000 रुपये को बांटा ना कि हमको कितने पैसे कहाँ खर्च करने। उसके बाद हमने देखा कि हमको 3-4 जगहों पर क्या करना है, उन पैसों को खर्च करना है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। तो हमने जब पैसों को बांटा अच्छी तरह से, तो हमारी जो असीमित मांग थी वो पूरी हो गई। सारी पूरी नहीं होगी लेकिन कुछ हद तक पूरी हो गई। तो उसी पूरे चक्र को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र कह रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो ये अर्थशास्त्र है, इसके काम करने का भी एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है इसके काम करने का भी। ठीक है, अगर ये सिद्धांत ना हो अर्थशास्त्र में तो अर्थशास्त्र को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो वो बेसिक सिद्धांत जो है दोस्तों वो है डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, अब हम वही पढ़ने वाले हैं कि क्या होती है मांग और क्या होती है डिमांड, क्या होता है सप्लाई, क्या होता है, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स के काम करने का एक बेसिक सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम आने वाली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे बेसिक जानना है, इंट्रोडक्शन जानना है कि खाली मांग क्या है और पूर्ति क्या है। ठीक है, तो आप समझते हैं कि मांग क्या है और ये पूर्ति क्या है। तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि भारत के जो लोग हैं उनकी कुछ ना कुछ मांगे हैं। ठीक है, जो यहाँ के लोग हैं उनकी क्या है, मांगे हैं, और इन मांगों को पूरा करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, पूर्ति की जरूरत पड़ेगी, यानी कि सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अगर मांग कोई कर रहा है, जब तक हम उसकी सप्लाई नहीं करेंगे तो हम उसकी मांग को पूरा कर ही नहीं सकते। तो जो मांग है उसको पूरा करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, पूर्ति की जरूरत पड़ेगी। और जो हमारे पास सीमित संसाधन है, हम उसको इसीलिए ही बांट रहे हैं कि जो भारत के लोगों की मांग है उन मांगों की पूर्ति देकर उनको पूरा किया जा सके, यानी कि जो मांग कर रहे हैं उनको सप्लाई देकर जो उनकी मांग है उसको पूरा किया जा सके। तो इसलिए जो डिमांड एंड सप्लाई का जो सिद्धांत है वो अर्थशास्त्र में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर ये डिमांड एंड सप्लाई ना हो तो अर्थशास्त्र को क्यों पढ़े, कोई मतलब नहीं रह जाता पढ़ने का। अगर मान लो कि कोई मांग ही ना हो, यहाँ के जो लोग हैं उनकी कोई मांग ही ना हो, तो हम क्या सप्लाई करें भाई जब मांग ही ना हो। अब जब सप्लाई नहीं रहेगी तो जो सीमित संसाधन है उसको क्यों बांटें, बांटने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसलिए मांग और पूर्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मांग होगी तब पूर्ति करेंगे, और पूर्ति करना है क्योंकि संसाधन सीमित है तो हमको संसाधनों को बांटना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो मांग और पूर्ति का सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि भारत के लोगों की कुछ ना कुछ मांगे हैं, और उन मांगों की पूर्ति के लिए हमारे पास जो संसाधन हैं वो कैसे हैं, सीमित है। और सीमित संसाधनों को हम इसलिए ही बांट रहे हैं ताकि लोगों की जो असीमित मांग है उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो मांग और पूर्ति इसलिए जरूरी है दोस्तों अर्थशास्त्र के अंदर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के जनक के बारे में और अलग अलग राइटरों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। साथ ही ये भी जानेंगे कि किसने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, जिसको हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो जो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।